हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आज हम शुरू करेंगे इकाई फर्स्ट का अंतिम अध्याय 4 पादपों में जनन की विशिष्ट विधियाँ। तो देखिए, पादपों में जनन की विशिष्ट विधियाँ कौन सी है। सामान्यतः हमने पढ़ा कि पादपों में जो मोस्टली जनन पाया जाता है या तो उनमें पाया जाता है कायिक जनन या फिर उनमें पाया जाएगा लैंगिक जनन। लेकिन इन दोनों प्रकार के जनन के अलावा भी पादपों में कुछ विशिष्ट विधियां जनन की पाई जाती है। उन्हीं विधियों को या तो आप विशिष्ट विधियां कहते हैं या कुछ लेखक उनको जो है अलैंगिक जनन भी या अलैंगिक जनन की विधियां भी कह देते हैं। तो ये विधियां कौन कौन सी है ना, पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां कौन कौन सी है। तो इस अध्याय में आप 3 विशिष्ट विधियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला है असंग जनन, नंबर 2 है अनिषेक बीजता, जिसके बारे में हम प्रारंभ में भी पढ़ चुके हैं, अनिषेक बीजता। इसीलिए हमने जो कायिक जनन वाला पोर्शन है इसको हमने अलैंगिक जनन कहा था। आपको ध्यान होगा, हमने जब पढ़ना शुरू किया था तो हमने कहा था पादपों में जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। और अलैंगिक को हमने 2 भागों में बांट दिया था, कायिक और एक था अनिषेक बीजता। तो इस अनिषेक बीजता को हमने यहाँ शामिल किया था, इसीलिए हमने इस पूरे मेथड को क्या कह दिया था, अलैंगिक जनन। क्यों? क्योंकि ये विशिष्ट विधि है, जबकि मोस्टली पादपों में कायिक। तो अगर हम इसको शामिल ना करते अनिषेक बीजता को तो फिर हमें अलैंगिक जनन कहने का ज़रूरत नहीं था। हम केवल क्या कह सकते थे कि पादपों में कायिक जनन पाया जाता है। लेकिन कुछ पादपों में अनिषेक बीजता के द्वारा भी जनन होता है, और अगर अनिषेक बीजता को विशिष्ट विधि कहते हैं जनन की, या फिर अलैंगिक जनन भी इसको कह सकते हैं। कुछ लेखक, कुछ विद्वान इसको अलैंगिक जनन भी कहते हैं कि ये या तो अनिषेक बीजता क्या है, विशिष्ट विधि है, या कुछ विद्वान क्या मानते हैं, इसको पादपों में अलैंगिक जनन मानते हैं। हालांकि सामान्यतः पादपों में अलैंगिक जनन नहीं होता है, सामान्यतः पादपों में क्या होता है, कायिक जनन होता है। चलिए इधर आ जाते हैं। तो ये विशिष्ट विधियां कह दीजिए आप इनको, या क्या कह दीजिए, अलैंगिक जनन कह दीजिए। पादपों में कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से, असंग जनन, अनिषेक बीजता, और तीसरा इंपॉर्टेंट टाइप है सूक्ष्म प्रवर्धन। और देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 असंग जनन की, कि ये असंग जनन क्या होता है, तो इसको आप कैसे समझेंगे। देखिए, असंग जनन क्या है, एक साइंटिस्ट रहे हैंस विंकलर। और हैंस विंकलर कहते हैं कि सामान्य लैंगिक जनन का किसी भी ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें ध्यान देना अर्धसूत्रण व निषेचन न हो, क्या कहलाता है, असंग जनन कहलाता है। तो ये परिभाषा हो जाती है किसकी, ये परिभाषा हो जाती है असंग जनन की। क्या कहते हैं हैंस विंकलर कि सामान्य लैंगिक जनन का किसी भी ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें क्या नहीं हो, अर्धसूत्रण ना हो और निषेचन ना हो, बाकी पूरा प्रोसीजर लैंगिक जनन जैसा ही हो, तो क्या कहलाएगा, असंग जनन कहलाए। देखिए, परिभाषा को विस्तार देते हैं कि हैंस विंकलर क्या कहते हैं कि असंग जनन क्या है। असंग जनन पूरा का पूरा लैंगिक जनन ही है, यह मानना है हैंस विंकलर का। कैसे लैंगिक जनन कैसे है कि यहाँ पर वही जो है लैंगिक जनन में जैसा हमने पढ़ा था कि
नर जननांग होगा, पुष्प होता है, पुष्प में नर जननांग होगा, मादा जननांग होगा। नर जननांग में क्या होगा, नर युग्मक बनेगा, यहाँ मादा युग्मक बनेगा, और ये किससे बनेगा, अर्धसूत्री विभाजन यानी अर्धसूत्रण से बनेगा। फिर दोनों का क्या होगा, मिलन होगा, जिस प्रक्रिया को क्या कहा था, निषेचन कहा था। इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा युग्मनज, युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण से बीज, और फिर एक नया पादप बन जाएगा। यह है सामान्य लैंगिक जनन। हाइंस विंकलर कहते हैं कि जनन बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें से ये दो प्रक्रियाएं नहीं होगी, बस ये दो प्रक्रियाएं ना हो, बाकी पूरा का पूरा प्रोसीजर यही रहे, तो फिर इस प्रकार का जनन क्या कहलाएगा, असंग जनन कहलाएगा। यानी देखिए कैसे समझते हैं कि पुष्प होगा और पुष्प के जो भी भाग होंगे, नर जननांग, मादा जननांग, है ना, या फिर पुष्प के अतिरिक्त कोई भाग, या पुष्प में ही जैसे अंडाशय वगैरह हो गया, है ना, तो जनरली मादा जननांग में डेवलपमेंट होता है, क्योंकि भ्रूण का विकास मादा जननांग में ही होता है ना, तो नर जननांग को आप छोड़ दीजिए, मादा जननांग। तो मादा जननांग तो है। अब मादा जननांग जैसे स्त्री केसर, अंडाशय, अंडाशय के अंदर मोस्टली जहाँ होता है भ्रूण का परिवर्धन, वो क्या होता है, वो होता है बीजांड, ठीक है। और उसमें आपने देखा था अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मादा युग्मक बनता है, लेकिन वो कहता है हाइंस विंकलर कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब तो ये हुआ कि बीजांड की ही कोई कोशिका, या बीजांड से रिलेटेड बीजांड के किसी भाग, अध्यावरण वगैरह की ही कोई कोशिका परिवर्धन कर लेगी, और परिवर्धन करके वही किस में बदल जाएगी, वही बदल जाएगी भ्रूण में, और उसी से बन जाएगा बीज, और फिर बन जाएगा एक नया पादप। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाएगा, असंग जनन, जिसमें पूरा प्रोसीजर वही रहा, पुष्प रहा, मादा जननांग रहे, वही बीजांड रहा, लेकिन वहाँ इसमें तो क्या करा था कि उसमें अर्धसूत्री विभाजन से मादा युग्मक बन गया था। यहाँ अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, इसलिए जो बीजांड की द्विगुणित कोशिका है वह अगुणित कोशिका यानी मादा युग्मक में नहीं बदली, बल्कि बीजांड की द्विगुणित कोशिका ही ने ही परिवर्तन शुरू कर दिया, और इस प्रकार से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हुआ, द्विगुणित बीज बना और द्विगुणित पादप बन गया। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाएगा, असंग जनन। तो इसको परिभाषा में हाइंस विंकलर ने क्या कह दिया कि सामान्य लैंगिक जनन, प्रोसीजर वही है, उसी स्टेप में चलेगा, का किसी ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन हो गया जिसमें क्या नहीं हुआ, अर्धसूत्रण नहीं हुआ और निषेचन नहीं हुआ, तो इस विधि को क्या कह दिया, असंग जनन कह दिया। तो ये तो बात हो गई किसकी, असंग जनन की, कि असंग जनन क्या होता है, परिभाषा की बात हो गई। अब बात करते हैं कि यार असंग जनन कितने प्रकार से होगा, इस पर बात कर लेते हैं। तो असंग जनन के प्रकारों पर बात करते हैं, हेडिंग डालते हैं असंग जनन के प्रकार। तो देखिए असंग जनन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से असंग जनन के, तो एक प्रकार तो है बीजाणुद्भिद असंग जनन, और दूसरा है युग्मकोद्भिद असंग जनन। ठीक है, एक तो क्या है बीजाणुद्भिद असंग जनन और एक क्या है युग्मकोद्भिद असंग जनन है। अब देखिए सबसे पहले बीजाणुद्भिद असंग जनन की बात करते हैं कि बीजाणुद्भिद असंग जनन में क्या होगा। बीजाणुद्भिद असंग जनन, अगर आपको पता हो पहले ही अध्याय में हमने बीजाणुद्भिद अवस्था के बारे में पढ़ा था, और एक बात हमें समझ में आई थी कि जहां द्विगुणित अवस्था होती है तो इस द्विगुणित अवस्था को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं बीजाणुद्भिद अवस्था। पिछले अध्यायों को हम विस्तार से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए बीजाणुद्भिद असंग जनन में क्या होगा कि जैसे हमने अभी पढ़ा था असंग जनन में कि मादा जननांग है जिसका प्रत्येक सदस्य स्त्री केसर है, और स्त्री केसर में भी भ्रूण का डेवलपमेंट कहाँ होता है, अंडाशय में।
और डीप में जाएं तो अंडाशय में कहाँ होता है, बीजांड में। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि बीजांड की प्रत्येक कोशिका क्या होती है, द्विगुणित होती है ना। बीजांड की प्रत्येक कोशिका क्या होती है, द्विगुणित। और इन्हीं में से एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है और क्या बना लेती है, मादा युग्मकोद्भिद बना लेती है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने पुराने वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो एक एक बात आपके समझ में आ रही होगी, अन्यथा ऊपर से जा रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बीजांड क्या की प्रत्येक कोशिका क्या है, द्विगुणित। और आपने पढ़ा था कि उस बीजांड काय की या बीजांड की जो द्विगुणित कोशिका उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मादा युग्मकोद्भिद बनता है, जिसमें से एक कोशिका अंड कोशिका होती है। तो बात है, तो बीजाणुद्भिद असंग जनन में क्या होगा, बीजाणुद्भिद असंग जनन में ये जो बीजांड काय है, बीजांड के दो मुख्य भाग हैं, एक तो बीजांड काय या कभी कभी बीजांड काय के चारों ओर क्या होता है आपको याद है, अध्यावरण होता है। तो कभी कभी अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका ही क्या करती है, परिवर्धन कर लेती है, यानी वो ये अर्धसूत्री विभाजन नहीं कर रही है। असंग जनन की परिभाषा में भी हम कहते हैं कि क्या एब्सेंट हो, अर्धसूत्री विभाजन एब्सेंट हो, तो अर्धसूत्री विभाजन इसमें क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। अर्धसूत्री विभाजन होता तो मादा युग्मकोद्भिद बन जाता, मादा युग्मकोद्भिद बनता तो उसमें एक अंड कोशिका बन जाती, नर युग्मक से संलयित होकर यहाँ तो लैंगिक जनन हो जाता, लेकिन ये स्टेप ही नहीं हुआ। तो बीजांड जैसा का जैसा ही है, और बीजांड की ही जो द्विगुणित कोशिका थी उसी ने क्या कर लिया, उसी ने डेवलपमेंट कर लिया। तो इसके परिवर्धन से ही क्या बन गया, बीजांड काय या अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका ही डेवलपमेंट कर लेती है वहां पे, और डेवलपमेंट करके ये ही क्या बना लेती है, भ्रूण बना लेती है, द्विगुणित भ्रूण बन जाता है। और इस द्विगुणित भ्रूण से ही क्या बन जाता है, द्विगुणित बीज बन जाता है, और यहीं से एक नया पादप का विकास होगा। तो ये मेथड क्या है, क्योंकि यहाँ पर अवस्था, जिस अवस्था से पादप का निर्माण हुआ है, जिस कोशिका से पादप का निर्माण हुआ है, वो कोशिका स्वयं द्विगुणित थी, यानी बीजाणुद्भिद अवस्था में थी। तो इस प्रकार का असंग जनन क्या कहलाएगा, बीजाणुद्भिद असंग जनन कहलाएगा, या इसको आप जो है अपस्थानिक भ्रूणता के नाम से भी जानते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता क्यों कहा इसको, क्योंकि भ्रूण जनरली निषेचन के फलस्वरूप जो युग्मनज बनता है, इस युग्मनज के डेवलपमेंट से भ्रूण बनता है, लेकिन यहाँ युग्मनज के डेवलपमेंट के बजाय बीजांड का या अध्यावरण की कोशिका सीधे डेवलपमेंट करके भ्रूण बना रही है, यानी इसके स्थान पर बीजांड काय की कोशिका आ गई, इसलिए इसको अपस्थानिक यानी स्थान बदल गया। जहाँ युग्मनज से भ्रूण बनना था वहाँ बीजांड काय की कोशिका से भ्रूण बन रहा है, इसलिए इसको अपस्थानिक भ्रूणता भी कह देते हैं। तो ये पहला टाइप हो जाता है असंग जनन का, क्या, बीजाणुद्भिद असंग जनन या अपस्थानिक भ्रूणता। परिभाषा की बात करें तो बहुत सीधी सी बात कि इस प्रकार के असंग जनन में बीजांड काय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका ही परिवर्धित होकर भ्रूण का निर्माण करती है, जिससे बीज और बीज से नए पादप का निर्माण होता है। दूसरी बात करें युग्मकोद्भिद असंग जनन में क्या होगा, दूसरा टाइप की बात करें युग्मकोद्भिद असंग जनन। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या होगा कि यहाँ जो बीजांड के अंदर ही होगा, है ना, तो जो मादा जन्नांग है जिसका प्रत्येक सदस्य स्त्री केसर है। अब स्त्री केसर में वर्तिकाग्र का कोई काम नहीं है, क्योंकि भ्रूण का डेवलपमेंट कहाँ होता है, भ्रूण का डेवलपमेंट अंडाशय में, और अंडाशय में भी कहाँ, बीजांड में होता है। और बीजांड में भी बीजांड व्रंथ राफे इनका कोई विशेष काम नहीं होता। मुख्य भाग कौन से होते हैं, मुख्य भाग होता है बीजांड काय। तो युग्मकोद्भिद असंग जनन में क्या होता है कि जो बीजांड काय की द्विगुणित कोशिका है ये अर्धसूत्री विभाजन तो कर लेती है। क्या हुआ स्टूडेंट, अर्धसूत्री विभाजन तो इसने कर लिया, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप आपको याद है अंदर एक मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाएगा, जिसमें ये 3 अगुणित कोशिकाएं बनेगी, बीच में द्वितीय केंद्रक बनेगा जिसको आप द्विगुणित कोशिका कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ध्रुवीय कोशिका भी कहते हैं, द्वितीय केंद्रक आप मान के चले। और यहाँ 3 कोशिकाएं बनेगी, जिसमें से एक अंड कोशिका होगी और 2 सहायक कोशिकाएं होगी। हमने पढ़ा ये भी अगुणित कोशिका होती है। तो इसका तो यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि ये तो बीजाणुद्भिद अवस्था है। अब क्या होगा कि लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन होना है।
अगर यहाँ लैंगिक जनन हो रहा होता तो यहाँ नरयुग्मक पहुंचता और इस अंड कोशिका को फर्टिलाइज कर देता और लैंगिक जनन की प्रोसीजर आगे बढ़ती। लेकिन हम पढ़ रहे हैं असंग जनन, जो कि लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन करेगा, लैंगिक जनन का विकल्प है, तो यहाँ लैंगिक जनन तो नहीं होगा। तो अब होगा क्या? होगा ये कि अर्धसूत्री विभाजन तो हो गया लेकिन निषेचन नहीं होगा, यानी कोई नरयुग्मक यहाँ नहीं आएगा और इस अंड कोशिका को फर्टिलाइज नहीं करेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इस पूरे जो मादा युग्मकोद्भिद है 7 कोशिकीय रचना, इसकी जो भी अगुणित कोशिका है, अब अगुणित कोशिका कौन है? 3 तो ऊपर है प्रतिमुखी कोशिकाएं और एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं, द्वितीय केंद्र का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो ये जो 6 कोशिकाएं हैं जो कि अगुणित अवस्था में हैं, इनमें से कोई भी कोशिका, कोई भी एक कोशिका डेवलपमेंट करेगी और खुद ही क्या कर लेगी? भ्रूण का निर्माण कर लेगी। अब बताइए ये भ्रूण अगुणित होगा या द्विगुणित? अरे भाई जनरली भ्रूण द्विगुणित होता है क्योंकि वो अंड कोशिका और नरयुग्मक के संलयन से बनता है, तो द्विगुणित होता है। यहां प्रतिस्थापन बीजांड काय की कोशिका ने किया और बीजांड काय की कोशिका भी द्विगुणित होती है, इसलिए यहां भी भ्रूण क्या था? द्विगुणित था। लेकिन यहां क्या हुआ? बीजांड काय की कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन तो कर लिया, जिससे मादा युग्मकोद्भिद बन गया, अंड कोशिकाएं बन गई, प्रतिमुखी कोशिकाएं बन गई, जो कि अगुणित अवस्था में है। किस अवस्था में है? अगुणित अवस्था में। और यही अगुणित कोशिका अब डेवलपमेंट करके क्या कर रही है? भ्रूण बना रही है। तो ये क्या है? ये अगुणित अवस्था में है। बहुत ध्यान से इसको पढ़ना। ये एकमात्र अब ऐसा जनन है युग्मकोद्भिद असंग जनन जिसमें जो भ्रूण बनता है वो अगुणित भ्रूण बनता है, जबकि सामान्य भ्रूण क्या होता है? द्विगुणित होता है। केवल इस प्रकार के जनन में भ्रूण कैसा बनेगा? अगुणित बनेगा। और अगुणित अवस्था को क्या कहते हैं? सामान्यतः युग्मकोद्भिद। अब देखिए आगे, इससे जो बीज बनेगा वो भी क्या बनेगा? अगुणित। और इससे जो नया पादप बनेगा वो भी क्या बनेगा? अगुणित। तो चूंकि जो पादप बना है वो एक अगुणित स्ट्रक्चर से बना है, इस कोई भी इन 7 में से एक कोशिका से बना है, 7 में से नहीं, सॉरी, द्विगुणित कोशिका का तो कोई काम नहीं, तो ऊपर की 3 या नीचे की 3, यानी 6 में से किसी एक कोशिका से बना है। तो अगुणित कोशिका से इस नए पादप का निर्माण हुआ है, यानी युग्मकोद्भिद अवस्था से इस पादप का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाएगा? युग्मकोद्भिद असंग जनन कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां एक स्थिति हमको और देखनी है। देखिए, इधर बढ़ते हैं आगे। क्या स्थिति है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम जनन की विशिष्ट विधियों में पहला टाइप पढ़ रहे हैं, कौन सा? असंग जनन। और असंग जनन में हमने असंग जनन भी 2 प्रकार का पढ़ा। एक तो पढ़ लिया, कौन सा? बीजाणुद्भिद असंग जनन, जिसमें क्या होगा? अगर शॉर्ट में कहूं तो बीजांड काय या अध्यावरण की जो द्विगुणित कोशिका है वही परिवर्धन करके क्या कर लेगी? भ्रूण बना लेगी। बाकी आगे की प्रोसीजर वैसे ही होगी जैसे लैंगिक जनन में होता है। तो ये जनन क्या कहलाएगा? बीजाणुद्भिद असंग जनन कहलाएगा। बात करते हैं दूसरे टाइप की, जो है युग्मकोद्भिद असंग जनन। तो देखिए, युग्मकोद्भिद असंग जनन में क्या हुआ? इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि यहां जो बीजांड काय की द्विगुणित कोशिका थी वो अर्धसूत्रण तो कर लेती है, जिससे मादा युग्मकोद्भिद बन जाता है। मादा युग्मकोद्भिद बन जाता है। चलो थोड़ा चित्र से समझ लेते हैं। मादा युग्मकोद्भिद बन जाता है। तो मादा युग्मकोद्भिद में क्या होता है? ये 3 कोशिकाएं ऊपर होती है अगुणित अवस्था में, बीच में ये द्वितीय केंद्रक होता है, यहाँ इससे ये जो कोशिका बनती है ये होती है द्विगुणित। एक कोशिका यहाँ होती है अंड कोशिका और 2 कोशिका यहाँ होती है सहायक कोशिका। ये सब भी क्या होती है? अगुणित। तो ये मादा युग्मकोद। तो इसमें से इसको तो छोड़ दीजिए बीच वाली को, तो बाकी ये 3 और ये नीचे 3, इन कोशिकाओं से यदि भ्रूण बनता है, इन अगुणित कोशिकाओं से यदि
भ्रूण बनता है, फिर आगे की प्रक्रिया लैंगिक जनन के समान होती है, तो इसको कहा जाता है युग्मकोद्भिद असंग जनन। लेकिन स्टूडेंट यहां पर भी दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है कि एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मादा युग्मक है ना, अंडकोशिका। अंडकोशिका क्या है, मादा युग्मक है, और बाकी सब इसको सहायक कोशिकाएं कहते हैं, इनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। तो यहां इस दो कंडीशन बन जाती है कि भाई भ्रूण तो अगुणित कोशिकाएं बनाएगी, लेकिन वो अगुणित कोशिका यदि अंड कोशिका होती है, जो जनरली युग्मनज का निर्माण करती है निषेचन के फल, निषेचन होता तो युग्मनज बनाती है अंड कोशिका, बाकी सब तो नष्ट हो जाती। तो अंड कोशिका से अगर आगे भ्रूण बनता है, पहली कंडीशन कि अंड कोशिका से यदि भ्रूण बनता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है अनिषेक जनन। क्या कहा जाता है, अनिषेक जनन कहा जाता है। और अंड कोशिका को छोड़कर बाकी जो ये कोई भी सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका है, यानी जो शेष 5 कोशिकाएं हैं, यानी मैं कह सकता हूं सेकंड कंडीशन कि अन्य अगुणित कोशिका, द्विगुणित नहीं, अन्य कोई भी, अंड कोशिका को छोड़कर अन्य कोई भी अगुणित कोशिका से भ्रूण बनता है, आगे की प्रक्रिया लैंगिक जनन के समान, तो यह कंडीशन क्या कहलाती है, यह कंडीशन कहलाती है अपयुग्मन। क्या कहलाती है, अपयुग्मन। और इसी प्रकार से युग्मकोद्भिद असंग जनन भी कितना प्रकार का हो जाता है, यह भी 2 प्रकार का हो जाता है। कौन सा, पहला टाइप है अनिषेक जनन और दूसरा टाइप है अपयुग्मन। अपयुग्मन क्या होता है, यहां भ्रूण किससे बनता है, अंड कोशिका से बनता है। कैसा होता है, अगुणित होता है। यहां भ्रूण किससे बनता है, या तो प्रतिमुखी कोशिका से या सहायक कोशिका से भ्रूण बनता है। होता यहां भी कैसा है, अगुणित होता है, तभी तो युग्मकोद्भिद है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि युग्मकोद्भिद असंग जनन 2 प्रकार का होता है, अनिषेक जनन और अपयुग्मन। अनिषेक जनन में अंडकोशिका डेवलपमेंट करके अगुणित भ्रूण बनाती है, जबकि अपयुग्मन में अंडकोशिका को छोड़कर अन्य, यानी प्रतिमुखी या सहायक कोशिका, अन्य अगुणित, यानी इसमें वो बीच वाला द्वितीय केंद्र नहीं आएगा, अगुणित, अन्य अगुणित कोशिका यानी प्रतिमुखी या सहायक कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका डेवलपमेंट करके भ्रूण का निर्माण करती है, तो इसको अपयुग्मन कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, असंग जनन के टाइप भी यहां पर आपके समाप्त होते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहां पर जिक्र किया गया है आपकी बुक में प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का। देखिए प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी कौन है, तो ये भारतीय पादप भ्रौणिकी के जनक हैं। कौन है, भारतीय पादप भ्रौणिकी के जनक हैं। और जब हम भ्रूण के बारे में पढ़ रहे हैं आवृतबीजी पादपों में, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का भी जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। और प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का मानना है कि जो ये असंग जनन है, असंग जनन ये 2 प्रकार का होता है। लेकिन देखिए जनरली तो हमने 2 प्रकार कौन से पढ़े पीछे, ये बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। लेकिन प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार जो 2 प्रकार है असंग जनन के, वो कौन से हैं, तो एक तो ये मानते हैं अनावृत्ति असंग जनन, है ना। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी भी 2 प्रकार का मानते हैं असंग जनन को। पहला कौन सा है, अनावर्ती असंग जनन, और दूसरा इनके अनुसार टाइप है पुनरावर्ती असंग जनन। तो देखिए ये अनावृत्ति और पुनरावृत्ति से क्या तात्पर्य है, तो अनावृत्ति असंग जनन में क्या होगा कि देखिए अगर आपको याद है मादा युग्मकोद्भिद निर्माण की प्रक्रिया, तो आपको यह भी याद होगा, पहले उस बात को दोबारा दोहरा लेते हैं कि बीजांड काय की कोई भी एक कोशिका
अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु बना रही थी। सबसे पहले यह प्रक्रिया हुई थी, क्या बना रही थी? 4 गुरु बीजाणु बना रही थी। और जिस कोशिका से गुरु बीजाणु बन रहे थे उस बीजांडकाय की द्विगुणित कोशिका को हमने कहा था गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी कहते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पहले क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन करती है, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 में से 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, और एक सक्रिय गुरु बीजाणु परिवर्धन करता है और उससे मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो और इस मादा युग्मकोद्भिद की कोई भी अगुणित कोशिका, ये 3 या ये 3, कोई भी अगुणित कोशिका से अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनावृत्ति असंग जनन कहलाती है। यानी प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनावृत्ति असंग जनन की तुलना आप किससे कर सकते हैं? ये कौन सी है? एक्चुअल में देखा जाए तो वास्तव में ये वो युग्मकोद्भिद असंग जनन जो हमने सेकंड टाइप पढ़ा है, युग्मकोद्भिद असंग जनन को ही प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी क्या मान रहे हैं? इसी को पंचानन माहेश्वरी क्या कह रहे हैं? अनावृत्ति असंग जनन। और दूसरा टाइप जो इन्होंने दिया वो क्या दिया? वो दिया पुनरावर्ती असंग जनन। पुनरावृत्ति असंग जनन। और पुनरावृत्ति असंग जनन में क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति असंग जनन में कहते हैं, वापस बात को यहीं से लेते हैं वो, कि पुनरावृत्ति असंग जनन में क्या होता है कि जो बीजांडकाय की द्विगुणित कोशिका है, जिसको आप गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी कहते हैं, सामान्यतः तो ये क्या करती है? ये यहाँ पर जैसा आपने देखा अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। लेकिन कभी कभी ये 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण नहीं करती, बल्कि खुद ही परिवर्धन कर लेती है। खुद ही परिवर्धन करके एक द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती है और इससे एक नया पादप बनता है। तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति असंग जनन कहते हैं। यानी प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के पुनरावृत्ति असंग जनन की तुलना आप किससे कर सकते हैं? तो ये तुलना आप कर सकते हैं बीजाणुद्भिद असंग जनन से, क्योंकि वहां पर भी बीजांडकाय से ही भ्रूण बन रहा था। और प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने इसके लिए शब्द यूज में लिया पुनरावृत्ति असंग जनन, क्योंकि यहाँ पर भी बीजांडकाय से ही क्या बन रहा है? भ्रूण बन रहा है। लेकिन प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने इसको विस्तार से समझाया कि किस प्रकार विभाजन करके अनावृत्ति में तो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु डेवलपमेंट करके मादा युग्मकोद्भिद बनाता है और इस मादा युग्मकोद्भिद की अगुणित कोशिका भ्रूण बनाती है। अनावृत्ति असंग जनन, जिसको दूसरे वैज्ञानिक कह रहे हैं युग्मकोद्भिद असंग जनन। पुनरावृत्ति असंग जनन में बीजांडकाय कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं करता है, बल्कि खुद ही परिवर्तित होकर उसकी कोशिका खुद ही परिवर्तित होकर भ्रूण बनाती है और नया पादप बनता है। माहेश्वरी इसको कह रहे हैं पुनरावृत्ति असंग जनन, जबकि दूसरे वैज्ञानिक इसको कह रहे हैं बीजाणुद्भिद असंग जनन। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टूडेंट असंग जनन के महत्व की। देखिए असंग जनन का इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर पादपों में असंग जनन होगा तो इसके फलस्वरूप जो नया पादप बनेगा तो उस प्रोसीजर में गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं होगा, गुणसूत्र के पुनः संयोजन की प्रक्रिया नहीं होगी। और इससे क्या होगा कि जो जैसे मान लीजिए ये पादप है और इससे ये नया पादप बना है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? असंग जनन की प्रक्रिया के द्वारा। तो ना तो गुणसूत्र का पृथक्करण हुआ, ना पृथक्करण के बाद, पृथक्करण मतलब उस द्विगुणित कोशिका से ये ऐसे अगुणित कोशिकाएं बन रही थी, तो गुणसूत्र का यहां पृथक्करण हो रहा था मादा युग्मक में भी और नर युग्मक। और फिर इन वापस इनका क्या हो रहा था? निषेचन
जिसको मैं कह सकता हूं पुनः संयोजन। तो ना तो पृथक्करण हो रहा है ना ही पुनः संयोजन हो रहा है। तो इससे इस पादप से जो ये पादप बना असंग जनन के कारण, उसमें ना तो पृथक्करण हुआ गुणसूत्रों का, ना ही पुनर्संयोजन हुआ। तो ये पादप जो है हूबहू मात्र पादप के समान होता है। यानी जो जो गुण इसमें होंगे शुद्ध रूप से वही गुण क्या होंगे इसमें होंगे, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। यानी जो नया पादप है वो गुणों में, आनुवांशिक गुणों में, लक्षणों में हूबहू कैसा होगा, मात्र पादप के समान होगा। ऐसे पादपों को क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है, क्योंकि ये मात्रा गुणों में और लक्षणों में बिल्कुल कैसे होते हैं, अपने मात्र पादप के समान होते हैं। अगर इनमें पुनर्संयोजन हो जाता, गुणसूत्र आधे आधे हो जाते और फिर उसका निषेचन होता, तो कुछ लक्षण नए पादप के भी आ जाते ना। मान लो नर युग्म किसी और का है, मादा युग्म कोई और है, तो दोनों मिल जाते, तो दो अलग अलग गुणसूत्रों का यहाँ मिलन होता, तो जो पादप बनता उसमें कुछ नए लक्षण भी प्रकट हो जाते। परंतु ऐसा हुआ ही नहीं है, तो जो पादप बना उसमें सारे लक्षण मात्र पादप के समान होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंस हो जाता है कि गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं होता, पुनः संयोजन की प्रक्रिया नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, शुद्ध वंश क्रम, यानी यहाँ से जो वंश लक्षण है वो शुद्ध रूप से इसमें पहुंच जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि शुद्ध वंश क्रम लंबे समय तक बना रहता है, बना रहता है। और क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैं कह सकता हूं कि जो फसली पादप हैं, जो फसली पादप हैं, तो फसली पादपों के क्लोन हम तैयार कर सकते हैं, क्लोन तैयार कर सकते हैं। यानी कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का पादप है और हम चाहते हैं कि हमें बिल्कुल हूबहू यही पादप चाहिए, उसको मैंने पहले भी बताया, इसको हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। तो इस प्रकार से हम हूबहू पादप प्राप्त कर सकते हैं, यानी क्लोन तैयार कर सकते हैं। जनरली क्लोन शब्द का प्रयोग फसली पादपों के लिए होगा, तो यहाँ पर हम अर्थ समझेंगे कि जो नया पादप बना है वो गुणों में बिल्कुल मात्र पादप के समान है। क्लोन का शब्द अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अर्थ रखता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसका मतलब चेंज हो जाता है। मतलब क्लोन जो है इसका अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ है हूबहू, जिससे बना है उसके समान। तो फसली पादपों के लिए यहाँ ये जो नया पादप है वो मात्र पादप के समान होगा, तो यहाँ आप इसको क्लोन समझे। बायोटेक्नोलॉजी की जब बात आएगी तो हम क्लोन को वहाँ बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्लोन का मतलब क्या होता है वहाँ आगे बात करेंगे। फसली पादपों के क्लोन तैयार किए जा सकते हैं असंग जनन के द्वारा। तो ये असंग जनन के कुछ इंपॉर्टेंस भी हो जाते हैं और यहाँ पर असंग जनन जो चैप्टर है आपका वो समाप्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, ध्यान से आप इसको पढ़ना, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करें विशिष्ट विधियों में, दूसरी विधि की बात करें तो यह है अनिषेक बीजता। बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा अनिषेक बीजता पे, क्योंकि अध्याय 1 में ही, प्रारंभ में ही हम अनिषेक बीजता को पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने कहा था कि इस प्रकार के जनन में जो बीज है, बीज तो भ्रूण से ही बनता है, या यूं कहूं कि युग्मनज से ही बनता है, परंतु जो भ्रूण या युग्मनज का निर्माण है वो बिना निषेचन प्रक्रिया के ही हो जाता है, बिना निषेचन के ही ये बन जाते हैं। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता। बिना निषेचन के कैसे बनेगा, तो हम अभी पिछले असंग जनन में भी हमने बात करी कि कोई बीजांडकाई की, कोई अध्यावरण की कोई कोशिका, कोई भी जो है वो परिवर्तित होकर भ्रूण बना लेगी डायरेक्ट, तो इसमें निषेचन नहीं होगा। तो बिना निषेचन के भ्रूण बन जाए और उस भ्रूण से बीज और बीज से नया पादप बन जाए तो इसको आप अनिषेक बीजता कहते हैं। और लास्ट विशिष्ट विधियों में आता है सूक्ष्म प्रवर्धन। तो सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या होता है कि जब पादप की कोई एक कोशिका, कोई एक भाग, पत्ती, कोई भी ऊतक या इसका जीव द्रव्य, इसको आप कृत्रिम माध्यम में, यानी ये कोई पोषक पदार्थ है और यहाँ पर आपने इस पादप की कोई कोशिका या पूरी की पूरी पत्ती को यहाँ पर डाला और डेवलपमेंट कराया और यहाँ से इसको पोषण मिलना शुरू हुआ और इसने विभाजन किया और विभाजन करके एक नवोद्भित पादप का इस कृत्रिम माध्यम में, कृत्रिम संवर्धन माध्यम में, पोषक माध्यम में
एक नया पादप आपने तैयार कर लिया, तो ये विधि क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या है सूक्ष्म प्रवर्धन? देखिए कि पादप की किसी कोशिका, ऊतक, जीव द्रव्य या जीव द्रव्यक, दो अलग अलग चीजें हैं। जीव द्रव्य या जीव द्रव्यक का किस पे? कृत्रिम पोषक माध्यम पर संवर्धन कराकर नया पादप विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। परिभाषा नोट्स में है, अच्छे से याद कर लेना। बहुत ज़्यादा विस्तार से हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन आएगा वहाँ सूक्ष्म प्रवर्धन को हम विस्तार से पढ़ेंगे। आप यहाँ सिर्फ परिभाषा याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त किया है। पादपों में जनन की विशिष्ट विधियाँ तीन हैं। कौन कौन सी? असंग जनन, अनिषेक बीजता और सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसमें इस पाठ में सबसे इंपॉर्टेंट है असंग जनन। अच्छे से याद कर लेना। इस पाठ का एक और चैप्टर आपका बचता है, उस पर हम कल डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं बहु भ्रूणता। इस पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो बहु भ्रूणता को हम कल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।